टाइम पर मैं आपकी एक बहुत बढ़िया मदद ये कर सकता हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हर एक यूनिट के हैं, तो 10 यूनिट हो गए, तो 10 यूनिट में हर एक में करीब करीब 50 क्वेश्चन, सो वी आर टॉकिंग ऑफ अराउंड 450 to 500 क्वेश्चंस व्हिच आर डायरेक्टली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एंड द पेपर्स हैव बीन अपलोडेड एट द नीट एंड नेक्स्ट प्लेटफॉर्म। आप इनको फॉलो कीजिए। आप एक काम कीजिए, इस पेपर को कीजिए। 50 क्वेश्चन है, इसका मतलब आप आधा घंटे में कर लेंगे और आप ज्यादातर क्वेश्चन कर लेंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको उसी टाइम आप एनसीईआरटी से देखिए। दिस इज अ वेरी वेरी गुड मैकेनिज्म ऑफ क्विक रिवीजन ऑफ योर एनसीईआरटी। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। इस तरह का पेपर आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगा। आप इसके ऊपर जाकर के जैसे देखिए, मान लीजिए ये हम जैसे मेंडेलियन इनहेरिटेंस, तो इस तरह आपको क्वेश्चन मिलेगा। द नंबर ऑफ रिसेसिव ट्रेट्स इन गार्डन पी इन द लिस्ट गिवन बिलो इज। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स या ट्रेट्स की लिस्ट बनी हुई है, आपसे पूछा है इनमें से रिसेसिव ट्रेट कौन कौन से हैं। और जब आप इसके एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे तो आंसर के साथ साथ में आपको यह भी दिखाई देगा। इसको देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर मैंने यहां पर क्या लिखा है कि आप टेबल 5.1 देखिए, पेज 71 देखिए। Think about the words character and trait in the context of gene and allele. Why is it important that the traits were contrasting? What were the advantages of choosing garden pea plant? तो अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे और इन सारे क्वेश्चंस को एक बार रिव्यू करेंगे तो ये याद रखिए कि आपका जो वो पेज है, उस पर्टिकुलर पेज की आपकी क्या हो गई है, रिवीजन हो गई है। So this is what we have done. This is what is now available. मैं एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन ले लेता हूं फॉर एग्जांपल। देखिए, जैसे एक और चीज, जैसे ये वाला एक क्वेश्चन देखिए, बड़े ध्यान से देखिए इसको। एक क्वेश्चन है, द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ प्लियोट्रॉपी इज। तो प्लियोट्रॉपी एक नया टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी में, पॉलीजेनिक ट्रेट और प्लियोट्रॉपी मेंडल वाले चैप्टर में। तो हमने पूछा है कि इसकी फिजियोलॉजिकल बेसिस क्या है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि जैसे ही आप इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो मैंने आपको लिख के दे दिया कि अगर ये आपको क्वेश्चन आता है तो आगे बढ़िए, डू नॉट वेस्ट द टाइम। जो चीज आपको आती है आप आगे बढ़िए, केवल एक एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि हम क्या पूछ रहे हैं। और कि पेज 85 देखिए और रिमेनिंग चॉइसेस की तरफ देखिए, व्हाट डू दे एक्सप्लेन, एंड रिमेंबर एग्जांपल्स ऑफ प्लियोट्रॉपिक कंडीशंस लाइक सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया, कि ये भी प्लियोट्रॉपिक हैं, इनको याद रखिए। सो आपकी इस टाइम पर रिवीजन के लिए ये बहुत ही आपके लिए क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये इसको आप बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। अब जैसे इवोल्यूशन, अब ये इवोल्यूशन में मान लीजिए एक और क्वेश्चन, मैं आपको कई एग्जांपल दे रहा हूं कि किस तरह से इस सीरीज को आपने यूज करना है। तो इवोल्यूशन में द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू द अदर्स एरिया ऑफ ज्योग्राफी इज नोन एज। सो एक आंसर आएगा, जब आप अपना आंसर लगाएंगे, आंसर चेक कीजिए और फिर देखिए कि हमने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है। द एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट, डार्विन फिंचेस, द प्रेजेंस ऑफ मार्सुपियल्स इन ऑस्ट्रेलिया। Read the information on page 133, 134 in parenthesis। एक चीज किसमें लिखी है, ब्रैकेट में लिखी है, उसे पढ़ लीजिए। किस तरह से ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो सकता है और ये जो रिजेंबलेंस है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की और मेनलैंड यूथेरियंस की, ये किस चीज का एग्जांपल है। सो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको एक कंसेप्ट बता पा रहा हूं। all these things are based on NCERT. These 10 unit tests can be very 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 helpful to you. बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए। एक और चीज आपको दिखाते हैं, देखिए, से फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, आपने केवल आपकी अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है। और अब आप जब इसको आगे जा रहे हैं तो देखिए, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं यहां पर, मुझे बताइए क्या आप जानते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की डायरेक्शन क्या है? क्या आपने अपनी एनसीईआरटी की ये लाइन पढ़ी है? इधर देखिए, क्या आपने ये लाइन पढ़ी है? इट इज 3' to 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। इट इज द 3' to 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। देखिए बड़े ध्यान से। सो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आपकी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज हाउ यू मस्ट रीड, और इसको पढ़ना है उस टेस्ट सीरीज के साथ में। ये क्वेश्चन हमने पूछा है टेस्ट में, और अगर आपको नहीं आता है तो आपने वापस आकर के एनसीईआरटी में इतने छोटे से पैराग्राफ को पढ़ लेना है और आपका ये कंसेप्ट तैयार हो जाएगा। इट इज नाउ वेरी वेरी इजी। ये बहुत आसान कर दिया है हमने आपके लिए। बहुत सारे टेस्ट डाले हैं, 10 यूनिट टेस्ट डाले हैं, एक 11th का टेस्ट डालेंगे, एक 12th का टेस्ट डालेंगे,
जाएंगे, दिस इज व्हाट यू रिक्वायर, लेकिन प्लीज उनके एक्सप्लेनेशंस के अंदर जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको पढ़ के एनसीईआरटी को साथ के साथ रेफर कीजिए. Only then it will be useful. Only then it will be useful. So I hope this is absolutely clear. और देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और ले लेता हूं, लेट अस से समथिंग लाइक दिस, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. सो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और कई क्वेश्चंस क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं. सो देखिए, ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर खुल गया. अब देखिए, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, लेट इट लोड फॉर 5 to 10 सेकेंड्स, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं. 3 या 4 क्वेश्चन में बड़े स्टीरियोटाइप क्वेश्चन होते हैं. एस्परजिलस नाइजर किस चीज की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहा है? लैक्टिक एसिड बैसिलस का क्या काम है? कौन सा विटामिन ऐड करता है वो कर्ड में? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मनाई के बारे में बताइए. स्टैटिन्स कहां से मिलते हैं? मोनेस्कस परप्यूरियस क्या चीज है? साइक्लोस्पोरिन. यहां से ये जो मैंने इतने सारे नाम लिए हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस जो क्लॉट बस्टर स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है, एक क्वेश्चन तय है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहां से. ध्यान से देखिए, तो जैसे ही आप आगे चलना शुरू हुए इस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो आपको माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, केवल आपने सोचना है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. क्यों कह रही है मेरी एनसीईआरटी, दे प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. ये लैक्टिक एसिड बैसिलस डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को रोकने में कैसे मदद करता है. सो इस तरह से अगर आपने अपनी एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने एग्जाम में केवल पॉजिटिव एटीट्यूड को बरकरार रखा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके 300 नंबर आ सकते हैं. अब ये एक छोटा चैप्टर है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसको मैं आपके सामने, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं. आप देखिए कि किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है. तो देखिए, पहले तो मैंने कहा कि लैक्टिक एसिड बैसिलस पे आ सकता है. 2 चीजें पूछ सकते हैं आपसे. एक तो ये पूछ सकते हैं कि जो ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से कौन सी एनीमिया होती है. साथ साथ अब मैं बहुत तेजी से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे फटाफट आंसर दीजिए. व्हाट टाइप ऑफ एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12? और मुझे बताइए, क्या इसका गैस्ट्रिक म्यूकोजा से कोई रिलेशन है? और ये लैक्टिक एसिड बैसिलस क्योंकि एसिडिक कंडीशन में ग्रो कर सकता है, और एक और बैक्टीरिया है जो कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में ग्रो कर सकता है और जिसकी वजह से ड्यूडनल अल्सर होते हैं, इसीलिए उनकी ग्रोथ को चेक करके डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को रोकने में मदद करता है. इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं. दिस इज नाउ डन. इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, आगे चलते हैं. तो देखिए, यहां पर सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए, व्हाट इज बेकर्स यीस्ट, व्हाट इज ब्रूअर्स यीस्ट, नेचुरली फर्मेंटेड बेवरेजेस में अल्कोहल की कंटेंट कितनी होती है, इसके अलावा टॉडी कैसे बनता है, और ये जो स्विस चीज में जो लार्ज होल्स हैं, ये किसके फर्मेंटेशन की वजह से बनती है, रॉकेफोर्ट चीज कौन फर्मेंट करता है. सो द आंसर इज पेनिसिलियम रॉकेफोर्टाई. कैमेम्बर्ट कौन सा करता है, अगर आपको आता है तो. सो ये सारी की सारी चीजें, अब मैंने जब इसको देख लिया तो इस पैराग्राफ में से यहां से यही क्वेश्चन बनेगा. अब आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में जब जाएंगे, अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में जाएंगे, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि अल्कोहलिक बेवरेजेस, कौन सी बेवरेजेस बिना डिस्टिलेशन के बनती हैं, कौन सी डिस्टिलेशन के साथ बनती हैं. और क्लास 11th एनसीईआरटी में अगर आपने सेल रेस्पिरेशन चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, क्यों नेचुरली फर्मेंटेड जो अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं उनमें अल्कोहल की मैक्सिमम कंटेंट 13 से 14% हो सकती है, उससे ज्यादा अगर हो जाए तो क्या होगा. और जैसे बाकी जो अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं जिसमें 40% अल्कोहलिक कंटेंट होता है, हाउ इज इट अचीव. ये क्वेश्चन यहां से आएगा. दिस इज द क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू कम. प्लीज रिमेंबर दिस. हैव कॉन्फिडेंस. अगर आपने पढ़ा है तो ये मैं जो आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चंस अगर यहां से आए तो जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी से मिलते जुलते होंगे, इसके बाहर नहीं आते हैं क्वेश्चन. इसके बाद एंटीबायोटिक्स में ऑब्वियसली अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. द नेम ऑफ द बैक्टीरिया, देखिए स्टेफाइलोकोकस पे काम कर रहा था. नेम ऑफ द फंगस पेनिसिलियम नोटेटम. आजकल किससे करते हैं? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से. फिनॉक्सी एसिटिक एसिड इसको स्टेबलाइज करने के लिए चाहिए. 2% मॉल्ट एगार इसका एक मीडियम है. फ्लोरे और चेन ने इसके बारे में पूरी वर्किंग बताई कि इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स कैसी है, और इन सबको नोबेल प्राइज मिला. दिस इज द क्वेश्चन दे विल बी आस्किंग यू अबाउट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, एंड दे कैन आस्क यू अबाउट स्ट्रेप्टोमाइसिस. एक और एक्टिनोबैक्टीरिया
एक्टिनोमाइसिन जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस, इससे भी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स मिलती हैं। तो मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि अगर आप जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैंने लिस्ट भी दी है, कुछ उनको याद रखने की कोशिश कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि हम उन 5 क्वेश्चंस के बारे में नहीं सोच रहे हैं जो एनसीईआरटी के बाहर आएंगे। हम इस पेपर में, इस टेस्ट सीरीज में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन 5 में से भी कुछ क्वेश्चंस आपके करे हुए आ जाएं, और हम एक लॉजिकल एक्सटेंशन कर रहे हैं एनसीईआरटी की, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज बनाई गई है। आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए ये वो पैराग्राफ है, ये वो सेक्शन है जहां से क्वेश्चन करीब करीब तय है। तो मैंने आपसे बताया सिट्रिक एसिड पूछते हैं, एस्परजिलस नाइजर। इसके बाद मैंने आपसे ये कहा कि स्ट्रेप्टोकोकस से एक जो क्लॉट बस्टर मिलता है, इस एंजाइम का नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेस। कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज में? ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होता क्यों है? व्हाट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी? टी सेल्स इन्वॉल्व है कि बी सेल्स इन्वॉल्व हैं? और इस ट्रांसप्लांट के रिजेक्शन की अकरेंस को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? सो आपने कहा कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, क्या ये स्पेसिफिक है? क्या ये केवल टी सेल्स को सप्रेस करेगा या बी सेल को भी सप्रेस करेगा? ये किससे मिलता है? मोनेस्कस परप्यूरियस से मिलता है। आप इसी के अलावा फिर एक और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलता है। मोनेस्कस परप्यूरियस से मिलता है स्टैटिन। स्टैटिन क्या काम करते हैं? स्टैटिन जो है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल जब बनता है, तो जब ब्लड कोलेस्ट्रॉल बनता है तो उसमें एक HMG बनता है। ये एक एंजाइम, एक मॉलिक्यूल बनता है, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू मेवालोनेट, और उसके बाद में यहां से कहीं से कोलेस्ट्रॉल बनता है। और यहां पर एक एंजाइम है जिसको स्टैटिन क्या करते हैं? इनिबिट करते हैं। दे आर द कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ दिस एंजाइम। सो अगर ये एंजाइम इनिबिट हो गया तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एंड दिस इज हाउ दे एक्ट एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। और आप जानते हैं कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स। सो मुझे ये बात उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। सीवेज ट्रीटमेंट में आपसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट पूछा जाएगा। ये देखिए, सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। व्हाट इज बीओडी? What is BOD? What is DO? Dissolved oxygen. Polluted water में VOD ज्यादा होगा, dissolved oxygen कंटेंट कम होगा। और जैसे जैसे आप इसको साफ करते चले जाएंगे तो BOD क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, और जो dissolved oxygen कंटेंट है वो बढ़ता चला जाएगा। ये एक कोरिलेशन आपकी समझ में आना चाहिए। यहां पर आप शुरू में एरोबिक बैक्टीरिया को यूज कर रहे हैं। ये फ्लॉक्स का मतलब क्या है? ये एरोबिक बैक्टीरिया की बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब क्या है? ये ऑर्गेनिक मैटर को किस तरह से खत्म करेगा, किस तरह से पानी को प्यूरिफाई करेगा, और फिर क्यों हम इसका सेडिमेंट होने देकर के एक एक्टिवेटेड स्लज बनाते हैं। उस एक्टिवेटेड स्लज में ये वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। उनका क्या करते हैं? उनको आप एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में ले जाते हैं, और ज्यादातर को एनारोबिक बैक्टीरिया की मदद से क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं। वो जो डेड बायोमास है उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन कुछ को रख लेते हैं ताकि अगले जब सैंपल आपके पास आए तो उसमें ये इनोक्यूलम की तरह इस्तेमाल हो सके। सो यही चीज यहां पर कह रही है आपकी एनसीईआरटी। और फिर ये जो पर्टिकुलर एनारोबिक बैक्टीरिया है, इस स्लज को डाइजेस्ट करके क्या बना रहे हैं? बायोगैस। बायोगैस में 50 से 75% मीथेन होती है। द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट इज कार्बन डाइऑक्साइड और ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। ये इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया मिलता कहां है? रूमिनेंट्स के किस स्टमक के पार्ट में मिलता है? गोबर गैस किसे कहते हैं? ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बायोगैस के प्रोडक्शन के स्टेप्स क्या क्या हैं? सो देयर इज हाइड्रोलिसिस, there is acidogenesis, then acetogenesis and then methanogenesis. So पहले कॉम्प्लेक्स चीजों को हाइड्रोलाइज किया जाता है, फिर जो है वोलेटाइल फैटी एसिड्स वगैरह बनाए जाते हैं, और फिर एसिटिक एसिड बनाया जाता है, और फिर कुछ बैक्टीरिया इस एसिटिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मीथेन में। और कार्बन डाइऑक्साइड को किस में रिड्यूस कर देते हैं? मीथेन में। और ये जो मीथेन है ये इसका जो प्रीडोमिनेंट 50 से 75% जो कंसंट्रेशन होता है उसको आप बायोगैस कहते हैं। यहां से ये क्वेश्चन आएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए, इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है बायो कंट्रोल।
तो बायो कंट्रोल पे मुश्किल क्वेश्चन आ सकता है। देखिए बायो कंट्रोल करने की स्ट्रेटजीज क्या है, आप बाहर से किसी ऑर्गेनिज्म को लाकर के इंपोर्ट कर दीजिए। सो आप नेचुरल प्रेडेटर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। व्हाट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में पेस्ट की जो पॉपुलेशन है उसको जीरो नहीं किया जाता, उसको रिड्यूस करके मैनेजेबल लेवल पर रखते हैं। तो क्योंकि एक ऑर्गेनिक फार्मर ये बहुत अच्छी तरह से जानता है कि जितनी बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ज्यादा स्टेबल सिस्टम होगा। तो सारे के सारे पेस्ट को नहीं मार देते हैं, पेस्ट की पॉपुलेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर मैंने आपसे कहा कि आप इसमें पैरासिटिज्म और प्रेडेशन यूज कर रहे हैं, बाहर से आप लेकर के आ गए, आपने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। कई बार आप ऑगमेंट करते हैं, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है नेचुरल प्रेडेटर की तो ऐड कर देते हैं ताकि पॉपुलेशन बढ़ जाए और ज्यादातर टाइम पर आप उनको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। एंड देन द एग्जांपल्स of ladybird and dragonfly getting rid of aphids and mosquitoes and Bacillus thuringiensis आप सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। and Trichoderma harzianum, Trichoderma is a very important antifungal fungus। So ये फंगल डिजीज को रोकने के लिए खुद फंगस है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ फंगल डिजीजेस। एंड देन बैक्यूलोवायरसेस किस जीनस को बिलोंग करते हैं? न्यूक्लियोपॉलीहिड्रोवायरस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम। तो ध्यान दीजिए यहां पर स्पीसीज स्पेसिफिक और नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल। देखिए जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उनकी एक प्रॉब्लम है, अगर आप डीडीटी जैसी चीज की छिड़काव करते हैं तो पेस्ट को तो मार देगा पर आपको भी नुकसान पहुंचाएगा। सो केमिकल पेस्टिसाइड्स में आपकी एनसीईआरटी बार बार कई जगह ये कह रही है कि ये नॉन स्पेसिफिक है। बायो मैग्निफिकेशन भी हो सकता है एक्वेटिक सिस्टम में डीडीटी जैसी चीज का, अगर वो लिपोफिलिक है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सो ये आपको नुकसान पहुंचाते हैं। आप ऐसी चीज क्यों इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जो आपको भी नुकसान पहुंचाए? तो आपको ऐसी चीज यूज करना चाहेंगे जो केवल पेस्ट को मारे, और इसलिए आपको स्पेसिफिक चीज चाहिए, आपको नॉन स्पेसिफिक नहीं चाहिए, स्पेसिफिक चाहिए। इसीलिए आपने बैसिलस thuringiensis को ढूंढ के निकाला जो बायो इंसेक्टिसाइड है। वो किसी और चीज को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो कुछ आर्थ्रोपोड इंसेक्ट्स को ही नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह से आपने ये न्यूक्लियोपॉलीहिड्रोवायरस में बैकुलोवायरस ले लिया जो स्पीसीज स्पेसिफिक है। ध्यान दीजिए इस शब्द को, जो क्या है? स्पीसीज स्पेसिफिक है। और नैरो स्पेक्ट्रम क्या है? नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन है। और देखिए यहां पर लिखा है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। यहां मैंने अभी आपको समझाया कि व्हाट एग्जैक्टली इज एन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। और लास्ट में यहां पर पैडी फील्ड्स में साइनोबैक्टीरिया, ग्लोबस forming mycorrhiza helping in getting phosphates to the plant, phosphate की availability और biological nitrogen fixers जो diazotrophs है, mineral nutrition in plant में अगर आपने diazotrophs को सही से तैयार किया है तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि पैडी फील्ड्स में ये जो साइनोबैक्टीरिया है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स। तो अभी आपके सामने 10 से 15 मिनट में मैंने पूरा चैप्टर आपके सामने कर दिया। अब आपको ये समझ में आ गया कि आज जो मैंने आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, अब 13 सितंबर को अगर आपने इस तरह से तैयार किया हुआ है और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से जो क्वेश्चन आएगा हम भी देखना चाहेंगे कि वो हमारे डिस्कशन में आया कि नहीं आया। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि यहां से इस पर्टिकुलर चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। और अभी जो हमने पिछले 15 मिनट में अभी हमने जो किया है, अगर आपको वो सारी चीजें आती हैं तो रेस्ट एश्योर्ड आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो हम बात कर रहे हैं यूनिट 7 और मैं यहां पर बात कर रहा हूं करीब 9, 10 या 11 क्वेश्चंस की। सो द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वुड बी 9 to 11। इसमें 3 है, एक तो मेंडल जेनेटिक्स, दूसरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और तीसरा है इवोल्यूशन। सो ये कम आता है, यहां पर हम ये कहेंगे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो इन दोनों से 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। दिस इज द वेटेज ऑफ जेनेटिक्स। और एक और बात याद रखिएगा, जेनेटिक्स में कुछ क्वेश्चन जैसे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर, दीज आर दी क्वेश्चंस वो एक्चुअली साइटोजेनेटिक्स से उठाते हैं। सो व्हाट दे डू इज कि ये क्लब कर देते हैं क्लास 11th का बायोमोलिक्यूल्स और क्लास 12th का जेनेटिक्स, और फिर एक सिंथेटिक सा क्वेश्चन आपसे
डीएनए के स्ट्रक्चर पे पूछा जा सकता है। सेलिएंट फीचर ऑफ डीएनए आपकी 12th एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जल्दी से मेरे साथ रिवाइज कर दीजिए। बैकबोन किस चीज की बनी है? ऑल्टरनेट शुगर एंड फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेसिस कहां है? अंदर की तरफ। दोनों स्ट्रैंड क्या है? एंटी पैरेलल। इसका मतलब व्हेन रेड फ्रॉम द सेम साइड, वन इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, द अदर इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। उसके बाद वाइटल स्टैट बताइए, नेकेड डीएनए का डायमीटर कितना है? 2 नैनोमीटर। व्हाट इज पिच ऑफ डीएनए? सो हम ये कहेंगे 3.4 नैनोमीटर। इस पिच ऑफ डीएनए में कितने बेस पेयर? 10 बेस पेयर्स। हर बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना? 0.34 नैनोमीटर। और जो पांचवा पॉइंट है, द बेस पेयर्स आर स्टैक्ड अपॉन वन अनदर एंड मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग and additional stability. And Watson and Crick model could easily explain the semi-conservative mode of DNA replication, and that is why they got Nobel Prize. देखिए इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको 1 मिनट में करा दिए, 1 मिनट में। अब आने दीजिए डीएनए के स्ट्रक्चर पे। पहले ही मैं आपको बता चुका, याद रखिएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में याद रखिएगा। एडिनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, डबल नहीं। ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, एडिनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल नहीं। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसे ट्रिपल बॉन्ड नहीं कहेंगे। सो मुझे उम्मीद है इस छोटे से चैप्टर की मदद से आपको यह समझ में आया होगा कि किस तरह से अप्रोच करनी है बायोलॉजी, ओवरऑल बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस कैसी है। और लास्ट में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हर एक बच्चे से यह कहता हूं कि देखो बेटे, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपको आता कितना है, इंपॉर्टेंट यह है कि उस आते हुए को आप करते क्या है एग्जामिनेशन हॉल में। सो जिंदगी में जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो एक पॉजिटिव आउटलुक है, उसके बिना सक्सेस नहीं आती है। अपनी इमोशनल कोशेंट को इंप्रूव कीजिए। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जो आपने कई बार किया है पर एग्जाम में आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, उसको छोड़ के आगे बढ़िए। उसको दिमाग में नहीं रहना चाहिए। बच्चे क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ गए और पीछे वही क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है बार बार कि अरे मुझे ये तो आता था, ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा, ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा। इस तरह से फिर वो पूरा पेपर खराब हो सकता है। क्या आप प्रेजेंट में रहने की काबिलियत रखते हैं? पास्ट की रिग्रेट को भूल सकते हैं? फ्यूचर की आपको एंजाइटी तो नहीं है कितना टाइम बच गया, पीछे ये क्वेश्चन कौन सा रह गया? अरे जो सामने आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसके ऊपर पूरा कंसंट्रेट कीजिए। बायोलॉजी में एक काम और कीजिएगा, जैसा मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे करीब करीब सारे, तो प्लीज रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। आंसर तो लिखा हुआ है वहां पर, आंसर लिखा हुआ है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए और ढंग से समझ लीजिए। करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है। कई बच्चे अपने हिसाब से, मैं जैसे एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, जरा आंसर देने की कोशिश कीजिए। बाइल पिगमेंट्स किस चीज में मदद करते हैं? बताइए। सो आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स फॉर दिस। बाइल पिगमेंट्स किस चीज में मदद करते हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल पिगमेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी? अब आप में से कई से बच्चों ने आंसर दिया होगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि ये बाइल पिगमेंट के बारे में पूछा गया है, बाइल सॉल्ट के बारे में नहीं। सो क्या आपको पता है कि बाइल पिगमेंट बाइल सॉल्ट नहीं है और बाइल सॉल्ट मदद करते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में? अब आपको हंसी आ रही होगी जिन्होंने क्वेश्चन गलत किया है, कितना आसान क्वेश्चन कैसे गलत हो गया। और आसान क्वेश्चन ज्यादा आसानी से गलत होते हैं। आपने देखा होगा बहुत अच्छी तरह से कि आप हर बारी पेपर करने के बाद में ये जरूर कहते हैं कि ये 8-10 क्वेश्चन मुझे आते थे, पता नहीं मैंने ये आंसर क्यों लगा दिया। क्यों? क्या इसमें एक्सेप्ट लिखा था? क्या नॉट ट्रू लिखा था? आपका दोस्त आपको एग्जामिनेशन हॉल के बारे में बार बताता है एंड देन यू रियलाइज कि आपने इसको ठीक से नहीं पढ़ा है। दिस इज अ क्राइम, आई विल से। ऐसा क्वेश्चन जो है और आपने ठीक से नहीं पढ़ा और उसे गलत कर दिया, ये क्राइम है। आप पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हैं। आप समझिए कि 5 नंबर की इंपॉर्टेंस ये है कि आपके सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन के बीच का अंतर हो सकता है, और अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हैं तो 2 स्टेट्स के बीच का अंतर हो सकता है 5 नंबर में। इतने बच्चे होते हैं। सो इस 5 नंबर को आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा गलत नहीं होना चाहिए जो मुझे आता है, इसीलिए 2 बार क्वेश्चन पढ़िए, प्लीज 2 बार क्वेश्चन पढ़िए। आप देखिए आपका एरर बहुत कम हो जाएगा। बहुत बच्चे मेरे से कहते हैं सर नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा होती है, तो मैं उनसे कहता हूं कि आपने क्वेश्चन कितने ध्यान से पढ़ा। सो पहली बार जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं बड़े ध्यान से पढ़िए। मैंने आपसे कहा कि 15 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, आपके पास बहुत टाइम है। आप 60 मिनट में बायोलॉजी आराम से कर लेंगे, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ के भी, और एरर बहुत कम हो जाएंगे। आप देखना, ये जो कई बार गड़बड़ होती है ना कि 2 चॉइस एक्सक्लूड कर दी, 2 में सोच रहे हैं और गलत आंसर लगाया है, इस तरह की आपकी गलतियां बहुत कम हो जाएंगी। सो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है बायोलॉजी का, आपको कुछ बात समझ में आई होगी।